ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर गुड। सभी लोग ठीक हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो भी टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं सर्वेइंग में, उन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, और साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी आपके गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आप सभी लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी ठीक हूँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। और आज आपकी क्लास है जहां पर अभी हम लोगों के कुछ टॉपिक बचे हुए थे, 3 टॉपिक थे। सो आज का जो क्लास का डिस्कशन होने वाला है, दैट विल बी रिलेटेड टू द फ्लाइट प्लानिंग। आई होप आप सभी को क्लास का अनाउंसमेंट प्रॉपर टाइम पे पता चल गया होगा। अरे भाई, दुर्गेश को डीपीपी अभी भी नहीं शो हो रहा है। बाकी लोग बता दो ना एक बार, कैसे डीपीपी एक्सेस कर रहे हो आप लोग। एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख देना प्रोसेस, जो लोग भी डीपीपी को एक्सेस कर पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे डीपीपी और उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक बार दुर्गेश को बता दो। ठीक है, चलिए तो आगे सभी लोग, आई होप सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, दोज आर रेगुलर इन द क्लास। और आई होप क्लास का अनाउंसमेंट आपको प्रॉपर टाइम पे मिल गया था। यस और नो? तो अभी भी कुछ लोग हैं जो डीपीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार कोई भी, जो भी स्टूडेंट डीपीपी को एक्सेस कर पा रहा है, डीपीपी का पीडीएफ और उसका वीडियो सॉल्यूशन, वो एक बार चैट बॉक्स में पूरा प्रोसेस लिख दीजिए, तो बच्चे देख लेंगे और उसको फॉलो कर लेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और फ्लाइट प्लानिंग में जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट द फोटोग्राफिक ओवरलैप्स। ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या होता है, इसको समझेंगे। एडवांटेज ऑफ द ओवरलैप की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। एरिया कवर्ड बाय अ फोटोग्राफ, एरिया कवर्ड बाय अ फोटोग्राफ, एक्सपोजर इंटरवल क्या होता है, और अगला टर्म जो होगा एयर बेस और क्रैब एंड ड्रिफ्ट। These are the topics that we will cover under this topics. These are the सब टॉपिक यू कैन से, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस मेन टॉपिक, जिसका नाम है फ्लाइट प्लानिंग। और ये फ्लाइट प्लानिंग जो है आपके फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग का लास्ट पार्ट है। फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग का लास्ट टॉपिक है। तो अगर बात करें फोटोग्रामेट्री सर्वे की, तो फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग में पहला टॉपिक आपने पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी। दूसरा टॉपिक अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ। थर्ड टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, दैट वाज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया था, दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस।
वेट। अभी कंफर्म करना बेटा ऑडियो क्लियर है। अभी कंफर्म करना ऑडियो क्लियर है। अभी कंफर्म कर देना ऑडियो क्लियर है। ओके, तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे यहां तक का अगर डिस्कशन क्लियर है तो फिर अगला डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द फ्लाइट प्लानिंग। फ्लाइट प्लानिंग में रिलेटेड बातचीत स्टार्ट की जाए। चलो बेटा, सबसे पहला कंसेप्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू द ओवरलैप। अब ये ओवरलैप का कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ओवरलैपिंग एंड हाउ दिस ओवरलैपिंग कैन बी डन, और इस ओवरलैपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ओवरलैपिंग के एडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं रिलेटेड टू द ओवरलैपिंग। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है कैमरा, और इस कैमरे से तुमने इस जगह को कवर करते हुए, दिस इज द ग्राउंड, इस ग्राउंड को कवर करते हुए एक फोटोग्राफ क्लिक की है। ठीक है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग में। देयर वॉज एन एयरक्राफ्ट मूविंग एट एन हाइट ऑफ एच, एल्टीट्यूड जो एच होता था। अरे भाई डीपीपी का प्रॉब्लम क्लियर कर दो भाई, एक बार कंफर्म करो डीपीपी मिली है कि नहीं मिली है। कुछ लोग लगातार डीपीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फ्रॉम ऑल द अदर स्टूडेंट्स। आप लोग डीपीपी को एक्सेस कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर टॉपिक पे ध्यान नहीं दोगे तो टॉपिक मिस हो जाएगा। मंजेश बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बार ऐप में थोड़ा सा समय तो गुजारो। ऐसा कैसे हो सकता है कि विक्की को डीपीपी मिल जाए और तुम्हें ना मिले? तो कुछ दिन तो गुजारो ऐप पर। और भी टैब हैं, जिन टैब में आप क्लिक कर रहे हैं उसके अलावा और भी टैब हैं। ठीक है, तो एक बार आप एक्सेस करिए। सारी डीपीपी प्रोवाइड कर दी गई हैं, सारी डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। थोड़ा सा टाइम दो, हार्डली सारे टैब को एक्सप्लोर कर लो, मिल जाएगी। अदरवाइज मैं अभी डिस्कस करके जो उसका पूरा एक फ्लो है वो आपको मैं यहां लिख के दिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ठीक है। तो डीपीपी के बारे में अगर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया तो फिर आ जाएं टॉपिक पे। क्योंकि अगर आपका मन डाइवर्टेड रहेगा, ध्यान डाइवर्टेड रहेगा, तो टॉपिक समझने में दिक्कत होगी। तो एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास में ही आपको पूरा फ्लो उसका दिखा दूंगा, हाउ यू कैन एक्सेस द डीपीपी। पीवाईक्यू पे बेटा अभी काम चल रहा है। जब तक पीवाईक्यू अभी आपके फाइनल हो रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पीवाईक्यू और उसका सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको बताया था। तो तब तक आप अरेंज कर सकते हैं, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। बहुत इजीली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीवाईक्यू के, गेट और ईएससी के। उन क्वेश्चंस को अरेंज कर लीजिए। मीनवाइल उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप लोग की जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो डेवलप हो रही है, प्रोसेस में है अभी। ठीक है, चलें। तो जनरली अगर फोटोग्राफ की शेप की बात करें
तो फोटोग्राफ या तो सर रिक्टेंगल होगी या तो स्क्वायर होगी। जनरल शेप जो होती है फोटोग्राफ की वो रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी, तो मतलब इसकी डायमेंशन होगी एल और डब्ल्यू। एल क्यों बोला? क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, एयरक्राफ्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, योर एयरक्राफ्ट इज मूविंग लाइक दिस। कोई दिक्कत नहीं है। तो अलोंग द लेंथ जो फोटोग्राफ की डायमेंशन उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया, और अलोंग द विड्थ बात करें, अगर साइड में बात करें तो उसकी डायमेंशन को आपने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मान लो ये तुम्हारी एक फोटोग्राफ थी, तो दिस इज यू आर सेइंग एल एंड दिस डायमेंशन यू आर सेइंग डब्ल्यू। देखो विक्की बता रहा, आई होप ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। मैं भी बता देता हूं। सबसे पहले तुम्हें जाना है डीपीपी के लिए, लो फॉर डीपीपी एक्सेस, फॉर डीपीपी एक्सेस स्टडी में जाओ। सबसे पहले जाओ स्टडी में, उसके बाद चले जाना फिर बैच में जाओ। बैच में जाने के बाद कहां जाना है? जो भी बैच अभी आप पराक्रम 2.0 पढ़ रहे हैं ना, वीकडे इंग्लिश लिख देता हूं, पराक्रम 2.0 वीकडे इंग्लिश, यह आपके बैच की डिटेल है। फिर ऑल क्लास में जाओ। ऑल क्लास में जाने के बाद कंटेंट, एक टैब मिलेगा आपको रिलेटेड टू द कंटेंट, यहां सब मिल जाएगा। तो ये फ्लो है डीपीपी को एक्सेस करने का। जो लोग नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो और ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से आप ऐप के थ्रू डीपीपी को एक्सेस कर सकते हैं। भाई अगर हो गया हो डीपीपी का तो बता दो, तो मैं टॉपिक पे फोकस, मैं चाहता हूं आप पूरी तरीके से टॉपिक पे कंसंट्रेट करें। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए, ऐप पर चेक कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यू हैव 2 मिनट टाइम फॉर दिस, जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस टू एक्सेस द डीपीपी।
हाँ भाई, हो गया। और अगर इसके बाद भी ना फॉलो हो, इसके इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी आप डीपीपी नहीं देख पा रहे हैं, तो धीरज आपको बता रहे हैं अभी भी ना हो तो ऐप का डेटा क्लियर कर दो, फिर लॉगिन करो, फिर मिल जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपका डीपीपी वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, प्रोसेस आपको पता चल गया है। तो कैन आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर द टॉपिक? टॉपिक की बातचीत कर लें बेटा। तो ये आपने फोटोग्राफ की बात करी, दिस इज योर फोटोग्राफ। सिमिलरली बेटा, ये जो ग्राउंड आपने कवर किया है, इस ग्राउंड के भी तो कुछ डायमेंशन होंगी, इस ग्राउंड के भी तो कुछ डायमेंशन होगी, यस और नो? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं, लेट्स से डायमेंशन एल है और ये डायमेंशन डब्ल्यू है। तो अब इसी व्यू को लेके मैं आगे टॉपिक को डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई ग्राउंड है जिसका आपको टोटल सर्वे करना है, टोटल फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं। तो होता क्या बेटा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको पूरे एरिया को एक बार में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कुछ फ्लाइट लाइंस ले ली। दीज आर द फ्लाइट लाइंस। ये आपकी हो गई फ्लाइट लाइन 1 और ये हो गई फ्लाइट लाइन 2। फ्लाइट लाइन 1 एंड फ्लाइट लाइन 2, ठीक है। इसका फ्लाइट लाइन का मतलब क्या है कि पहले हमारा जो एयरक्राफ्ट होगा वो इस लाइन के अलोंग फॉलो करेगा और फिर हमारा एयरक्राफ्ट दूसरी लाइन के अलोंग फॉलो करेगा लेंथ पाथ को, और किसी हाइट से फोटोग्राफ क्लिक करेगा। मान लीजिए ये पहली फोटोग्राफ आपने क्लिक की, ये फोटोग्राफ है जो ग्रीन कलर से बनाई है। तो जाहिर सी बात है इस फोटोग्राफ में आपने कुछ ग्राउंड का एरिया कवर किया होगा, ग्राउंड का कुछ पोर्शन कवर किया होगा, समथिंग लाइक दिस, यस और नो? मतलब पहली फोटोग्राफ में इतना ग्राउंड की डिटेल आपने कवर की है। ये पहला फोटोग्राफ था, ये पहला एक्सपोजर था। आप आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद आपने दूसरा फोटोग्राफ कुछ इस तरीके से क्लिक किया कि अब आप ग्राउंड के इस एरिया को कवर कर रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड फोटोग्राफ P2। सिमिलरली आप और आगे बढ़ते हैं, आप अगली फोटोग्राफ इस तरीके से क्लिक कर रहे हैं, यू आर कवरिंग द डिटेल समथिंग लाइक दिस। तुम्हें नहीं लग रहा है बेटा, जब मैं इस तरीके से फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूं तो मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्राउंड का कुछ ऐसा पोर्शन है जिसको ओवरलैपिंग करा रहा हूं मैं। ग्राउंड का ये पोर्शन फोटोग्राफ 1 में भी है, ग्राउंड का ये पोर्शन फोटोग्राफ 2 में भी है। सिमिलरली दिस पोर्शन ऑफ द ग्राउंड इज ऑन द फोटोग्राफ 2 एज वेल एज ऑन द फोटोग्राफ 3, यस और नो? ये जो ओवरलैपिंग हो रही है एरिया की फोटोग्राफ में, ये किस डायरेक्शन में हो रही है? ये जो बेटा आप ओवरलैपिंग करा रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द ओवरलैपिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, यस और नो? जब इस पहली फ्लाइट लाइन के अलोंग आपने फोटोग्रामेट्री कर ली, फोटोग्राफी कर ली, देन यू विल मूव टू द सेकेंड फ्लाइट लाइन। और जब यहां पर आप बेटा फोटोग्राफी करेंगे, यू विल डू द फोटोग्राफी समथिंग लाइक दिस, कि जो भी आप फोटोग्राफ ले रहे हैं दैट विल कवर द एरिया समथिंग लाइक दिस। तो ये तुम्हारी फोटोग्राफ 4 हो गई। सिमिलरली अगली जो फोटोग्राफ आप ले रहे हैं, अगेन यू आर कवरिंग द एरिया समथिंग लाइक दिस। तो तुम्हें नहीं लग रहा बेटा यहां पर अब हम दो तरीके की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं? ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल लैप,
और दिस इज योर साइड लैप, दिस इज योर साइड लैप. तो सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी द फोटोग्राफ 5 and next photograph you will take like this. This is going to be the photograph 6. This is going to be the photograph 6. तो आई होप ये आप इस डायग्राम की हेल्प से आप ये समझ पा रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप होता क्या है. जब हम सेम एरिया को दो सक्सेसिव फोटोग्राफ में कवर कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करा रहे हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो दिस इज कंसीडर एज द लॉन्गिट्यूडनल लैप. और लेटरल डायरेक्शन में, साइड डायरेक्शन में जो आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइड लैप. तो हम जब कभी भी फोटोग्रामेट्री सर्वे करते हैं तो इन तरीके की, दो तरीके की ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं. एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल लैप, और दूसरा होता है आपका साइड लैप. सवाल यह है कि ये ओवरलैपिंग आपने प्रोवाइड क्यों की, इसी तरीके से आपने फोटोग्राफी क्यों ली. आप चाहते तो लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप को जीरो भी रख सकते थे, क्योंकि जब आप एक कॉमन एरिया को बार बार एक फोटोग्राफ से कवर कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाएगी. हमें इस एरिया को कवर करने के लिए ज्यादा फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे, ज्यादा फोटोग्राफ क्लिक करने पड़ेंगे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर हम किसी भी तरीके का कोई भी लैप प्रोवाइड नहीं करते, लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप प्रोवाइड नहीं करते, तो कम फोटोग्राफ की हेल्प से ही हम इस पूरे एरिया को कवर कर सकते थे. कम फोटोग्राफ की हेल्प से ही हम इस पूरे एरिया को कवर कर सकते थे. यस और नो? फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, हम ज्यादा फोटोग्राफ ले लेंगे, लेकिन हम ये लॉन्गिट्यूडनल लैप और ये साइड लैप जरूर प्रोवाइड करेंगे. कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा. क्या लगता है तुम्हें? कोई तो रीजन होगा ना. यस और नो? डू यू हैव एनी रीजन वाई वी आर प्रोवाइडिंग द लॉन्गिट्यूडनल लैप एंड साइड लैप? बोलो बेटा. ओवरलैपिंग के बिना भी तो फोटोग्रामेट्री करी जा सकती थी. ऑडियो वीडियो क्लियर है, कमेंट विजिबल नहीं है तो एक बार कंफर्म कर दो. आपके कमेंट्स काफी टाइम से मुझे दिख नहीं रहे हैं. एवरीवन कमेंट. ये लॉन्गिट्यूडनल लैप और ये साइड लैप आपने क्यों प्रोवाइड किया है, इसका कोई तो रीजन होगा. बोलो भाई. वाई वी हैव प्रोवाइडेड द लॉन्गिट्यूडनल लैप, वाई वी हैव प्रोवाइडेड द साइड लैप, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट. तो बेटा पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप ये ओवरलैपिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं बोथ इन द लॉन्गिट्यूडनल एंड इन द साइड डायरेक्शन, सो दैट कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो. बहुत बढ़िया. अमन का आंसर भी बिल्कुल सही है और वो मेरा दूसरा पॉइंट है. भाई हम इतने हाइट से फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं, इतने हाइट से फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, जल्दबाजी में या कम फोटोग्राफ लेने के चक्कर में अगर कोई ग्राउंड का पोर्शन लेफ्ट हो गया, तो अब हम उस पोर्शन के लिए दोबारा से फोटोग्रामेट्री करेंगे क्या? दोबारा से जाके फोटोग्राफ लेंगे क्या? तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ये इंश्योर करने के लिए. और जैसा कि दूसरा पॉइंट आप चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि जब इस एरिया को कवर करने के लिए हम मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेंगे, तो अल्टीमेटली इन फोटोग्राफ को हमें प्रोसेस भी करना है, इनसे इंफॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट करना है. केवल फोटोग्राफ लेना एक ऑब्जेक्टिव नहीं था. अल्टीमेटली यू नीड टू एक्सपोर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज फोटोग्राफ. यस और नो?
तो जब आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो आप बहुत इजीली इस ओवरलैपिंग की वजह से इन फोटोग्राफ्स को अरेंज कर पाएंगे एज पर द टेरेन, और इनसे हमारा डेटा का एनालिसिस वाला जो पोर्शन है ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग वो भी बहुत इजी होने वाला है। क्लियर है सभी को? तो फॉर दीज रीजंस वी आर प्रोवाइडिंग द ओवरलैपिंग। तो यही था ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, सिंपल सा। तो एडवांटेज क्या है ओवरलैप के? द एंड लैग, जिसको आपने लॉन्गिट्यूडनल लैप बोला है, द एंड लैप गिव्स अ कवरेज टू द इंटायर स्ट्रिप फ्रॉम द टू व्यू पॉइंट्स। स्टीरियोस्कोपी क्या होता है बेटा? स्टीरियोस्कोपी एक ऐसी विधि है, ऐसा प्रोसेस है जिससे आप इन फोटोग्राफ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो हमारे डिस्कशन का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए, स्टीरियोस्कोपी इज द साइंस जिसकी हेल्प से हम एरियल फोटोग्राफ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टीरियोस्कोप। तो जब आप डेटा को, इमेज को प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है फोटोग्राफ्स को व्यू कर पाना, और साथ साथ जो भी मेजरमेंट आप करना चाह रहे हैं उसके लिए ये ओवरलैपिंग आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। किसी भी तरीके का कोई डिस्टॉर्शन होगा फोटोग्राफ में, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? ड्यू टू द टिल्ट एंड रिलीफ आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द एजेस। अभी हम लोग क्रैब और ड्रिफ्ट की बात करेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई डैमेज है एजेस पे, एजेस की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको विजिबल नहीं है फोटोग्राफ में, उस केस में भी अगर आपके पास सेम एरिया की फोटोग्राफ, दूसरी फोटोग्राफ अवेलेबल है, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टू इंश्योर दैट कि एक ही ग्राउंड हमारे पास मल्टीपल कवरेज से हो, तो वी आर प्रोवाइडिंग द लॉन्गिट्यूडनल लैप एज वेल एज द साइड लैप। इफ द साइड लैप इज नॉट प्रोवाइडेड, सम गैप्स विल बी देयर, तो अनकवर्ड पोर्शन वुड बी लेफ्ट इन द केस ऑफ फ्लाइट्स आर नॉट स्ट्रेट एंड पैरेलल। अगर आपकी फ्लाइट लाइन, अगर आपकी फ्लाइट लाइन से थोड़ा सा भी डाइवर्ट होती है और आपने लॉन्गिट्यूडनल लैप प्रोवाइड नहीं, साइड लैप प्रोवाइड नहीं किया है, उस केस में आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी। तो ये इंश्योर करने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो रही है, हम साइड लैप भी प्रोवाइड करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप में कोई डाउट हो तो पूछ लो अब तक। लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप में अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। जनरली हम लैपिंग को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं इन परसेंटेज। जैसे मैंने बोला कि लॉन्गिट्यूडनल लैप जो है, वो मान लो 60% है, तो मैं बोलने वाला हूं इसको 0.6 परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप। साइड लैप की बात करें तो इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं पीएस से। मान लो मैंने बोला ये 20% है, तो दिस इज गोइंग टू बी द 0.2। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लैप का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। क्लियर है? मतलब फोटोग्राफ का 60% एरिया ओवरलैप है इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, फोटोग्राफ का 20% एरिया ओवरलैप है इन द लेटरल डायरेक्शन, इन द साइड डायरेक्शन। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए अब इसका यूज देखते हैं। चलो समझो। अब हम ये जानना चाह रहे हैं एरिया कवर्ड बाय अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ कितना ग्राउंड का एरिया कवर कर रही है, हम ये समझते हैं। एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू स्केल और विड्थ इनटू स्केल। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राउंड की डायमेंशन और फोटो की डायमेंशन को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं स्केल। तो क्या होता था स्केल? स्केल आप डिफाइन करते थे फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस।
तो चलो इसको मैं और भी एक्सप्लेन करता हूं, जरा समझना जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोला कि सर एक ये फोटोग्राफ है जिसकी डायमेंशन है एल और डब्ल्यू, तो ये ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग ये फोटोग्राफ ग्राउंड का कितना एरिया कवर कर रही है, मान लो ये कैपिटल एल हो गया और ये कैपिटल डब्ल्यू हो गया। दिस इज योर ग्राउंड एंड दिस इज योर फोटोग्राफ। क्या अभी यहां पर किसी भी तरीके के ओवरलैपिंग की बात की है आपने? क्या अभी यहां पर किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग की बात की है क्या? अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल लैप प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं मैं लॉन्गिट्यूडनल लैप प्रोवाइड कर रहा हूं, दिस इज द परसेंटेज लैप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो अब मैं तुमसे अगर बोलूं फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फोटोग्राफ 2 और बेटा ये आपकी फोटोग्राफ 1 थी, मैं अगर पूछूं आपसे नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय फोटोग्राफ 1, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? क्योंकि अब आपने यहां पर लॉन्गिट्यूडनल लैप भी प्रोवाइड किया है, तो अब एल के करस्पॉन्डिंग कैपिटल एल डिस्टेंस नहीं कवर कर पाओगे, बिकॉज हेयर वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द लॉन्गिट्यूडनल लैप। सो कहना इसे अब मुझे देखना पड़ेगा इस एल के करस्पॉन्डिंग कितना मैं कितना मैं L1 कवर कर रहा हूं, ओवरलैपिंग को हटाना पड़ेगा ना, और सिमिलरली विड्थ वाइज कितनी विड्थ में कवर कर रहा हूं W1। तो अभी चलो मैं लेंथ की बात करता हूं, तो L1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये ग्राउंड एरिया ग्राउंड लेंथ आपको निकालनी है, तो आप बोलेंगे सर कितना लॉन्गिट्यूडनल लैप आपने प्रोवाइड किया है, 1 माइनस PL, यस और नो, और जो भी हमारा स्केल है इनटू लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द नेट इफेक्टिव ग्राउंड लेंथ कवर्ड बाय द फर्स्ट फोटोग्राफ, यस और नो? बोलो बेटा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं W1, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस साइड लैप इंटू स्केल इंटू स्मॉल w। तो अगर मैं नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर करना चाह रहा हूं, तो कैन आई राइट दिस विल बी इक्वल टू L1 इंटू W1? बोलो। क्योंकि आपने जो ये लॉन्गिट्यूडनल लैप और ये जो साइड लैप प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से दिस इज द नेट इफेक्टिव एरिया, ये है नेट इफेक्टिव एरिया। तो आपको ये यहां पर फाइंड आउट करना था कितना नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया, तो दिस वाज योर L1 और दिस वाज योर W1, और ये एरिया आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल a से, तो दिस विल अमन देखो फिर से देख लो, ये तुम्हारी एक फोटोग्राफ थी जिसकी डायमेंशन थी L और W। अगर मैं कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लैप प्रोवाइड नहीं करता, साइड लैप प्रोवाइड नहीं करता, तो इस L1 के करस्पॉन्डिंग ये ग्राउंड लेंथ में पूरी L कवर कर लेता, स्मॉल l के करस्पॉन्डिंग मैं ये कैपिटल L ग्राउंड पे कवर कर लेता, यस और नो? अगर कोई भी लैप नहीं होता अमन, अगर किसी भी तरीके की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, इस विड्थ के करस्पॉन्डिंग में ये कैपिटल W कवर कर लेता। अरे भैया ये फोटोग्राफ है, ये ग्राउंड है, अगर ये एक फोटोग्राफ है, इसमें ये डायमेंशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने ग्राउंड में भी तो कोई डायमेंशन कवर करी होगी। ये डायमेंशन अगर L है, स्मॉल l, और किसी भी तरीके का कोई भी लैप नहीं प्रोवाइड किया है, तो मैं ग्राउंड में कैपिटल L और करस्पॉन्डिंग टू द विड्थ कैपिटल W डिस्टेंस कवर करता है, यस और नो?
अमन ये बात बताओ बेटा। कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे, कमेंट दिख रहे हैं मुझे। लेकिन अभी आपने क्या बोला कि सर हम लॉन्गिट्यूडनल लैप भी प्रोवाइड करेंगे, सर हम साइड लैप भी प्रोवाइड करेंगे। तो मान लो लॉन्गिट्यूडनल लैप पीएल है और साइड लैप पीएस है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब जो नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया होगा वो कम हो जाएगा पहले से? तो इस लैप वाले पोर्शन को हटाया मैंने, तो मैंने लिखा ये L1 डायमेंशन जो होगी वो 1 माइनस परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप इंटू स्केल इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ। सिमिलरली अगर विड्थ की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने बोला 1 माइनस पी एस परसेंटेज साइड लैप इंटू स्केल इंटू स्मॉल डब्ल्यू। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लैप को कंसीडर करते हैं, अगर हम साइड लैप को कंसीडर करते हैं, तो इतना ही तो एक इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर कर पा रहे हैं आप एक फोटोग्राफ की हेल्प से। अगर ये समझ गए तो पूरा खेल हो गया खत्म। अगला जो प्रॉब्लम आता है बेटा वो आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ। अब उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये सब लिखा हुआ है, इसमें दो केस हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया। यहां से सवाल भी आता है आपके एग्जाम में। तो फ्लाइट प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। पहले समझ लो दो केस है यहां पर। एक केस है जब आपको एरिया एज ए होल एरिया गिवन है। यहां पर आपको ग्राउंड की डायमेंशन गिवन नहीं है, कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है। ग्राउंड डायमेंशंस आर नॉट गिवन, दे हैव प्रोवाइडेड यू द ओवरऑल एरिया कि भाई 50 किलोमीटर स्क्वायर, 80 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपको कवर करना है, तो उसके लिए टोटल कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी। और दूसरा केस बनता है जहां पर आपको एरिया की जगह क्या दिया जाएगा, ग्राउंड की लेंथ और विड्थ गिवन होगी। तो मतलब इस तरीके से डायमेंशंस दे देगा। देखो दोनों ही केस में एरिया बराबर है, दोनों ही केस में एरिया सेम है, बट एरिया प्रोवाइड करने का तरीका अलग अलग है। एरिया प्रोवाइड करने का तरीका अलग अलग है। एक केस में आपसे बोला गया है ओवरऑल एरिया प्रोवाइड कर दिया गया है, और दूसरे केस में आपको उसकी एरिया की डायमेंशन दी गई है। दोनों ही केस में अप्रोच अलग अलग होगी टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को कैलकुलेट करने की, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस वन। इफ द ओवरऑल एरिया इज गिवन टू यू, ये ए क्या है, ग्राउंड एरिया जो आपको फोटोग्राफ करना है। मान लो बेटा पीएस क्या है, पीएस इज द परसेंटेज या पीएल इज द परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप। पीएल इज द परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप। सिमिलरली पीएस इज द परसेंटेज साइड लैप। एस इज द स्केल ऑफ फोटोग्राफ। एस इज द स्केल ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है। स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। स्मॉल डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ। स्मॉल डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ। ये सारे टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए। जब मुझे ओवरऑल एरिया गिवन है इस केस में, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ। उस केस में नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ।
तो क्या मैं ये अप्रोच लगा सकता हूं, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स टू कवर दिस एरिया विल बी इक्वल टू कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। सर ये एन तो समझ में आ गया, एन है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, एन है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, ये समझ में आ गया। कैपिटल ए आप पहले ही बता चुके हैं, बट सर व्हाट इज दिस स्मॉल ए, व्हाट इज दिस स्मॉल ए? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं लिख दूं दिस इज द नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ, कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ। एक सवाल बताओ, एक बहुत कठिन सा प्रॉब्लम है। एक 10 टॉफी 10 रुपए की मिलती हैं, 10 टॉफी 10 रुपए की मिलती हैं, तो एक टॉफी कितने रुपए में मिलेगी? 10 टॉफी अगर आपको 10 रुपए में मिलती हैं तो एक टॉफी कितने रुपए में मिलेगी? दस टॉफी अगर आपको 10 रुपए में मिलती हैं तो एक टॉफी कितने रुपए की मिलेगी? बोलो भाई। एक रुपए की मिलेगी। बहुत इजी था प्रॉब्लम, वही तो काम आपने यहां पर किया है। अगर टोटल एरिया मुझे ग्राउंड का कितना सर्वे करना है, कितने एरिया की फोटोग्राफी करनी है, अगर मुझे ये पता है और हमारी जो एक फोटोग्राफ है जिसकी डायमेंशन एल और डब्ल्यू है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल लैब पीएल और साइड लैब पीएस है, तो अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर लूं कि हमारी एक फोटोग्राफ कितना इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर कर रही है, तो टोटल एरिया दैट टू बी फोटोग्राफ डिवाइड बाय द नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया बाय अ सिंगल फोटोग्राफ विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बताओ? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, आप ही बता दो। और ये नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया क्या होगा? ये अभी आपने निकाला था L1 इंटू W1, याद है? बोलो बेटा। और ये L1 क्या था? ए हो गया तुम्हारा L1 इंटू W1। L1 था 1 माइनस लॉन्गिट्यूडनल लैप इंटू एस इंटू एल। W1 था 1 माइनस साइड लैप इंटू स्केल इंटू स्मॉल w। तो एक फोटोग्राफ आपकी टोटल इतना इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर कर रही है, टोटल एरिया कितना सर्वे करना है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। बोलो। In this way, we can easily calculate the total number of photographs required for the case 1 when the overall ground area was given to you. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई तकलीफ, कुछ भी हो तो पूछ लो। If anyone having any doubt, any query at any point, you can ask your doubt, you can ask your query. इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। ये सारे टर्म नोट कर लो, देन वी विल सी द केस 2।
ए डिफाइन प्लीज सर। ए ऑलरेडी डिफाइन कर दिया बेटा, देखो ए ये डिफाइन किया, ये है ए। यहां ये ए डिफाइन किया है, यहां पर ए डिफाइन किया है, देखो ये ए है, और यहां पर भी ए को डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो। दिस वॉज द ए। भैया एक फोटोग्राफ ग्राउंड का इफेक्टिव एरिया कितना कवर कर रही है? ए इज द नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर्ड बाई ईच फोटोग्राफ। जहां पर आप ओवरलैप वाले पोर्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलैप वाला पोर्शन तो अगली फोटो में भी होगा ना। ये टोटल ग्राउंड एरिया एक फोटोग्राफ कवर कर रही थी, अगर मैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल और साइड लैप वाला एरिया हटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा नेट इफेक्टिव ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय अ सिंगल फोटोग्राफ। आई होप सभी ने नोट कर लिया बेटा। आओ अगला केस देखो। केस 2 में क्या था? केस 2 में क्या है? अब आपको एरिया दिया गया है डायमेंशन के फॉर्म में कि भैया ये कोई ग्राउंड का एरिया है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको पता है। अब इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितना फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब इस तरीके से बेटा डायमेंशन दी गई है तो हम लोग फॉलो करते हैं स्ट्रिप अप्रोच। कौन सी अप्रोच? अरे वही फ्लाइट लाइन। अब एक फोटोग्राफ में तो पूरा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे, तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, कुछ फ्लाइट लाइंस डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए सर ये एयर स्ट्रिप 1 है और ये एयर स्ट्रिप 2 है, मतलब पहले एयरक्राफ्ट इस पे मूव करेगा, फिर एयरक्राफ्ट इसके अलोंग मूव करेगा। ऐसे केस में मैं लिखता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड जो होंगी बेटा n इज इक्वल टू वो होंगी n1 इंटू n2। सर हमें सही बताएं, कुछ समझ में नहीं आया। अरे अभी कैसे समझ में आ जाएगा, अभी तो समझाया ही नहीं है। वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, where n is the number of photographs required to cover this area। सर ये n1 क्या है? नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स इन ईच स्ट्रिप। सर ये n2 क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। बाकी टर्म वही है। PL इज द परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप, PS इज द परसेंटेज साइड लैप, S is the scale of photograph, small l is the length of photograph, and small w is the width of photograph। स्मॉल w इज द विड्थ ऑफ फोटोग्राफ। कुछ टर्म आपको और पता है। L1 क्या था? नेट लेंथ, नेट ग्राउंड लेंथ करेस्पॉन्डिंग टू स्मॉल l।
फोटोग्राफ के एल के करस्पॉन्डिंग नेट ग्राउंड लेंथ क्या कवर की थी आपने, वो अभी निकाला था, L1 था। उसी तरीके से W1 क्या था, नेट ग्राउंड विड्थ करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल w, याद है। एक बार ये सभी टर्म देख लो, अगर कहीं कोई डाउट है पहले किसी टर्म में तो वो बताओ, उसके बाद फिर आगे बातचीत करते हैं। एक फोटोग्राफ ग्राउंड की कितनी लेंथ कवर कर रही है, वो L1 है। एक फोटोग्राफ ग्राउंड की कितनी विड्थ कवर कर रही है, वो W1 है। हमें जो एरिया सर्वे करना है उसकी डायमेंशन कैपिटल L और कैपिटल W है। बोलो बेटा, क्या ये सभी टर्म सभी को क्लियर हैं? क्या ये सभी टर्म सभी को क्लियर हैं, यस और नो? हाँ, हो सकता है आपको ये N1 और N2 में दिक्कत आ रही हो सकता है ये N1 और N2 में दिक्कत आ रही हो। इसके अलावा तो सारे टर्म क्लियर हैं। बोलो, इसके अलावा तो सारे ही टर्म क्लियर होंगे आपको, यस और नो? कोई बात नहीं, N1 और N2 की दिक्कत भी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। N1 आपने बोला नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड इन ईच स्ट्रिप। आओ जरा देखें, ये स्ट्रिप 1 है, ये स्ट्रिप 1 है। आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रिप 1 में कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं, वो टर्म आपने बोला है N1। कैसे निकाल सकते हैं कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी? कैसे निकाल सकते हैं कि इस स्ट्रिप में हमें कितनी फोटोग्राफ लेनी पड़ेंगी? अरे मेरे लाल, क्या मैं लिख सकता हूं N1 विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ है L, एक फोटोग्राफ कितनी लेंथ कवर कर रहा है, L1, और कोई पोर्शन अनलेफ्ट ना रह जाए इसके लिए एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ ले लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड इन ईच स्ट्रिप। बोलो बेटा, क्या इस तरीके से हर स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं? टोटल लेंथ कवर करनी है L, एक फोटोग्राफ जो लेंथ कवर कर रहा है वो L1 है +1, एक एडिशनल फोटो ले लेते हैं ताकि कोई भी एरिया लेफ्ट ना हो। बोलो भाई, N1 is the number of photographs required in each strip. Can we write N1 like this? बताओ बेटा, क्या हम इस तरीके से N1 लिख सकते हैं? तुम्हारे सामने ही है सारे टर्म, ऑल द टर्म्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। बोलो बेटा, अरे किसी को कोई नाराजगी तो नहीं कि सर आपने N1 कैसे लिख दिया? उसी तरीके से क्या N2 भी लिख सकते हैं? देखो N2 क्या बोल रहा, पहले पढ़ो। इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए आप इस पूरे एरिया को कितने स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे? क्या साइड लैप क्या होता है ये पूछ रहे हो क्या अमन? साइड ओवरलैप क्या होता है ये पूछ रहे हो क्या? इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमें कितनी स्ट्रिप्स डिवाइड करनी पड़ेंगी? तुम्हें नहीं लग रहा स्ट्रिप्स हम डिवाइड कर रहे हैं विड्थ के साइड? तो टोटल विड्थ क्या है, एक फोटोग्राफ कितनी विड्थ कवर कर रहा है, उसके लिए टर्म आपने लिया था W1। एक एडिशनल विड्थ ले लेते हैं,
एक एडिशनल स्ट्रिप ले लेते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। बताओ भाई। तो अगर मुझे इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी स्ट्रिप रिक्वायर्ड है ये पता चल गया। करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। साइड ओवरलैप W1 में आएगा ना। W1 का क्या टर्म था? ये था तुम्हारा L1 था 1 माइनस पी एल इंटू एस इंटू एल, 1 माइनस पी एस इंटू एस इंटू डब्ल्यू, यही तो था L1 और W1। भाई फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालने बेटा, और कितनी स्ट्रिप होगी ये तो अलोंग द विड्थ निकालेंगे ना। नंबर ऑफ विड्थ किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे कि विड्थ पे, ये बताओ मुझे। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी होंगी अमन, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे या विड्थ पे, कौन सी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा? बोलो बेटा अमन। समझ गए? तो भैया खेल खत्म। n विल बी इक्वल टू n1 इंटू n2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर दिस एरिया। तो सवाल में देख लेना है कि जो आपको एरिया प्रोवाइड किया गया है वो केस 1 के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है या केस 2 के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी और इस तरीके से आप नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से 2 मार्क का प्रॉब्लम बनता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन योर गेट एग्जाम। तो ये कंसेप्ट था, सब बता दिया तुम्हें, सब बता दिया है। अगला जो टर्म है बेटा वो है एक्सपोजर इंटरवल। सर हम क्या कर रहे थे, हमारा एयरक्राफ्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। पहली फोटोग्राफ हमने यहां पर क्लिक की, दूसरी फोटोग्राफ यहां पर क्लिक की, तीसरी फोटोग्राफ यहां पर क्लिक की और इस तरीके से मूव करते हुए चले जा रहे हैं। तो सर ये फोटोग्राफ क्लिक करते समय कितना टाइम गैप है, कितना टाइम गैप है दो सक्सेसिव एक्सपोजर के बीच में, इसी को बेटा आप बोलते हैं एक्सपोजर इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोजर इंटरवल। v इज द ग्राउंड स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगर आपके एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है kmph में कैपिटल V है। L इज द ग्राउंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अलोंग द फ्लाइट लाइन, ये अभी आपने पढ़ रखा है। तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से आप टाइम इंटरवल या एक्सपोजर इंटरवल निकाल सकते हैं इन सेकेंड। दैट विल बी इक्वल टू 3600 इंटू एल बाई वी, वेयर एल इज द ग्राउंड लेंथ कवर्ड एंड वी इज द स्पीड। तो यहां से भी कभी कभी ESE में क्वेश्चन आया है कि एक्सपोजर इंटरवल क्या होगा। तो दे विल प्रोवाइड यू द ग्राउंड लेंथ, दे विल प्रोवाइड यू द स्पीड। तो दो एक्सपोजर के बीच में कितना टाइम गैप होने वाला है यह आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत छोटे छोटे टर्म हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं। अगला है एयर बेस क्या होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एयरक्राफ्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव एक्सपोजर। पहला एक्सपोजर यहां पर लिया आपने, दूसरा एक्सपोजर यहां पर हुआ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, इसको बोलते हैं हम लोग एयर बेस। दो सक्सेसिव एक्सपोजर के बीच में टाइम गैप कितना था उसको आपने बोला एक्सपोजर इंटरवल। दो एक्सपोजर के बीच में कितनी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो होता आपका एयर बेस, वो होता आपका एयर बेस।
दो टर्म और है, जरा ध्यान से समझ लो, एक है क्रैब और एक है ड्रिफ्ट। क्या मतलब होता है क्रैब और ड्रिफ्ट का, ये भी समझ लेते हैं। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लाइट लाइंस एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। जरा समझना, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ये फ्लाइट लाइन है, हम तो इस तरीके की फोटोग्राफ लेना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो हम इस पोजीशन को मेंटेन कर पाए, ये हमारे लिए हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे आपका एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट लाइन के अलोंग मूव करता है, कैमरे की पोजीशन को प्रॉपर मेंटेन रख पाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है इस पोजीशन में। तो हो सकता है अगली फोटोग्राफ आपकी कुछ इस तरीके की आ जाए। नेक्स्ट फोटोग्राफ यू आर टेकिंग लाइक दिस। तो फोटोग्राफ की एजेस और फ्लाइट लाइन के बीच में ये जो एंगल है फॉर्म हो जा रहा है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग क्रैब। अगला जो टर्म आपने लिख रखा बेटा, अगला टर्म है ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट का गेम क्या है? ड्रिफ्ट इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द फोटोग्राफ्स टू स्टे ऑन द प्री डिफाइंड फ्लाइट लाइन। हम चाह रहे थे कि ऐसे फोटोग्राफ लेंगे, हम चाह रहे थे कि हम इस तरीके से फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, लेकिन भैया कुछ यहां पर विंड का भी इफेक्ट था, और विंड के इफेक्ट की वजह से एक्चुअल में हम ऐसी फोटोग्राफ ले पाए। एक्चुअल में जो फोटोग्राफ आ रही हैं वो कुछ इस तरीके की आ रही हैं। एक्चुअल में हमने ये तो जो प्री डिफाइंड पाथ था उससे हमारा एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, डेविएट हो रहा है। तो ड्रिफ्ट इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द फोटोग्राफ टू स्टे ऑन द प्री डिटरमाइंड फ्लाइट लाइन। इस कंसेप्ट को जस्ट वेट। हाँ बेटा बोलिए। क्रैब को अगेन रिपीट कर दें। देखो क्रैब का मतलब क्या, पहले पढ़ो एक बार। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लाइट लाइन एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ। जरा देखना, ये तुम्हारी फ्लाइट लाइन है और ये तुम्हारी फोटोग्राफ है। फ्लाइट लाइन्स एंड द एज ऑफ द फोटोग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सहजादा, सहजादा, in this case flight line and the edges of the photographs are parallel to each other। हाँ या ना? लेकिन अगर आपने जो फोटोग्राफ क्लिक किए उसकी पोजीशन कुछ ऐसी है, ये लो, तो क्या यहां पर भी फ्लाइट लाइन और एज ऑफ द फोटोग्राफ पैरेलल दिख रहे हैं आपको? बोलो बेटा।
तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्लाइट लाइन और एजेस के बीच में एंगल है, इसी को आपने बोला क्रैब। तो कैमरे को उसकी परफेक्ट पोजीशन पे मेंटेन रख पाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है भाई। एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है ना, जिसकी वजह से क्रैब देखने को मिलता है जब हमारे कैमरे की एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है। सिमिलरली ड्रिफ्ट के केस में क्या बोला आपने, ड्रिफ्ट के केस में बोला कि जो हमारा एयरक्राफ्ट था वो प्री डिफाइंड फ्लाइट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, जाना था इसे, जा रहे हैं इसे, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? तो जनरली इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्रैब क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्रैब और ड्रिफ्ट के बारे में। ये दो क्वेश्चन है बेटा जो आपको मैं एज ए होम असाइनमेंट दे रहा हूं। ये होम असाइनमेंट 1 है, जहां पर आपको टोटल एरिया डायरेक्टली दे रखा गया है, लाइक दिस ए इज गिवन टू यू, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है जहां पर आपको डायमेंशन दी गई है, जहां पर आपको डायमेंशन दी गई है एल और डब्ल्यू के टर्म्स में, उस केस में टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट पार्ट। ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और बहुत इजीली आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो भी केस है, जिस तरीके से भी डेटा दिया गया है, उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। तो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ट्राई जरूर करना। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहां से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। So in this way we have completed our chapter that was the photogrammetric surveying। फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल दोज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन डिटेल। टोटल 5 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और जो कि इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक जो है आपका वो होगा बेसिक्स ऑफ जीपीएस एंड जीआईएस, और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो बेसिकली जीपीएस आपके गेट का पार्ट नहीं है सिलेबस का अभी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं तो उनको ध्यान रखते हुए कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग जीपीएस के बारे में भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल आपकी क्लास नहीं है, तो आज रात तक या कल सुबह आपको अगली क्लास का अपडेट मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल हैव द नेक्स्ट क्लास ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो कल तो आपको क्लास नहीं होने वाली, बट डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव द क्लास। तो जो भी फाइनल अपडेट होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्टे कनेक्टेड, सभी क्वेश्चन सभी कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। और लगभग आप ये बोल सकते हो कि हम लोग अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट को एंड भी कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी बेसिक बातचीत हमें करनी है, वो भी हम लोग कर लेंगे उसी डिटेल के साथ जितना रिक्वायर्ड है। तो अब आपका काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए, ताकि जो भी ये कंसेप्ट आपने अभी यहां पर कवर किए हैं, अभी तो सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए ना सभी को, बोलो भाई। तो ऑलमोस्ट सर्वेइंग खत्म हो गया है। क्या रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस सर्वेइंग का? हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस? इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप अच्छे से, सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से एंजॉय कर पाए, यस और नो? बोलो भाई। यस, तो अब जितनी अंडरस्टैंडिंग अभी आपने इधर मेहनत करके डेवलप की है, अब यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिटेन करना, इन सभी कंसेप्ट्स को रिटेन करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिल योर एग्जाम। और उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो जैसे ही हम लोग ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरा जो पार्ट था, मेन पार्ट था कि मैं आपको सारे कंसेप्ट आसान से आसान तरीके से समझा पाऊं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ। बट अब यहां से आपकी बेटा जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि आप इन सारी चीजों को इसी तरीके से एग्जाम के हॉल तक कैरी कर पाएं और ये सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़े हैं उनको एग्जाम्स में अप्लाई कर पाएं, फाइनल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और करेक्ट आंसर निकाल पाएं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी आपके 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, जैसे जैसे कोर्स आपका आगे चलेगा मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, इसलिए अभी जो टाइम है उसको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए। अदरवाइज जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स का रिवीजन, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस और साथ साथ नए सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो जो अभी आपके पास टाइम है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जहां पर बातचीत करेंगे बेसिक्स ऑफ जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की। बेटा दिमाग में बना रहने के लिए आशीर्वाद की जरूरत तो नहीं है, दिमाग में सारी चीजें बनी रहें उसके लिए जरूरत है रिवीजन की। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, और ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं विक्की, गेट के पेपर में चेंजेस होते रहते हैं। तो आशीर्वाद तो हमेशा ही है तुम लोग के साथ, हाँ, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एफर्ट, आपका रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। This was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.